Good morning, students. Welcome back to my biology classes. So, students, as we have completed chapter 11 biotechnology principles, now let us start with chapter 12 biotechnology and its application. So, what is this applications of biotechnology? The use of biology to develop the technologies and the product for the welfare of human beings. It is known as biotechnology. ये हमने देखा बायोटेक्नोलॉजी में कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर हम जेनेटिक मेकअप में अगर कोई अल्ट्रेशन या कोई चेंज करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज द बायोटेक्नोलॉजी। और ये जो चेंजेस हैं ये हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए करते हैं एंड इट हैज़ वेरियस एप्लीकेशन इन डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है, इसका एप्लीकेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी का बहुत सारी फील्ड्स में होता है, दैट इज़ इन थेराप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक्स, genetically modified crops for agriculture, processed food, bioremediation, energy production, and waste treatment. So, in this chapter, we are going to deal with all these applications of biotechnology. Now, what are the critical areas for biotechnology? किन किन एरियाज़ में बायोटेक्नोलॉजी जो है अपना योगदान देती है? Providing the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbe or a pure enzyme. इसका मतलब है कि माइक्रोब जो है उसके हेल्प से हम कोई प्योर एंजाइम का फॉर्मेशन करें और ये एंजाइम क्या होते हैं? दे प्रोवाइड अ बेस्ट कैटलिस्ट। यू नो वेरी वेल कि जो एंजाइम होते हैं दे आर द कैटलिस्ट. सो दिस प्रोवाइड्स द microbes in the pure form or in the pure enzyme form which is a best catalyst. एक तो ये इसका critical area हो गया कि it is providing the best catalyst. Then creating the optimal condition through engineering for a catalyst to act. अब बायोटेक्नोलॉजी और क्या प्रोवाइड करता है कि उस कैटलिस्ट को, मतलब ये जो एंजाइम हमने बायोटेक्नोलॉजी से बनाया है, ये जो प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, इसके लिए ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करे या क्रिएट करे जिसमें कि ये कैटलिस्ट जो है वो एक्ट कर सके. देन थर्ड इज़ द डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी. ये हमने उस चैप्टर में पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में. व्हाट इज़ डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसेस, जिसमें हमने देखा था कि वो फाइनली जब मार्केट में जाने के लिए उसको पहले हम क्या करते हैं कि ट्रीट करते हैं, क्लिनिकल एरियाज़ में उसके ट्रायल्स लिए जाते हैं. तो डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसेस टेक्नोलॉजीज़, इसमें क्या किया जाता है? टू प्यूरीफाई द प्रोटीन. हम क्या कर रहे हैं? उसको प्यूरीफाई कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं उस प्रोटीन को या उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को. तो ये सारे एरियाज़ जो हैं किसी भी प्रोडक्ट को बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जब हम लेते हैं तो वी हैव टू सी दिस 3 एरियाज़. तो बायोटेक्नोलॉजी में ये 3 एरियाज़ देखे जाते हैं. सबसे पहला, इट प्रोवाइड्स द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम. देन इट प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर अ कैटलिस्ट टू वर्क. ठीक है, सबसे पहला इसने क्या किया कि इट इज़ प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म. मतलब ये इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन जो है ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ है और प्योर एंजाइम जो है इससे हमको मिला है. देन इस कैटलिस्ट को वर्क करने के लिए एक ऑप्टिमल कंडीशन भी बायोटेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, ये हमने देखा था. और थर्डली, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसेस टेक्नोलॉजी से ये प्रोटीन को या उस ऑर्गेनिक कंपाउंड या उस प्रोडक्ट को प्यूरीफाई करता है. So these are the areas for the biotechnology. Now let us see the role of biotechnology in agriculture. The RNA DNA, recombinant DNA technology has been used in the production of the safe and more effective therapeutic drugs. Also वो मेडिसिन में हो जाता है. और एग्रीकल्चर में क्या है? फर्दर इंक्रीज इन द यील्ड विद द एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स इज़ नॉट पॉसिबल यूजिंग द कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग. जो पुराने कन्वेंशनल मेथड थे ब्रीडिंग के, उससे क्या हो रहा था कि यील्ड इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही थी.
और एग्रोकेमिकल्स जो थे जिनका कि यूज़ एग्रीकल्चरल की किया जा रहा था, उसमें क्या था कि दे कॉज पॉल्यूशन of soil and water and are too expensive for the farmers. Hence, pest resistant crops they are produced using biotechnology, for example, BT, cotton, plants and nematode resistant tobacco, etc. ये सब जो थे, these are the application of biotechnology in agriculture. So there are three options that can be thought to increase in the food productions. किस तरीके से हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो 3 थॉट्स हमारे ख्याल में आते हैं। सबसे पहला कि एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कराया जाए। दूसरा, ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कराया जाए। एंड थर्ड इज़ द जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो हम कोई भी फूड प्रोडक्शन को अगर हमको इंक्रीज़ करना है तो ये 3 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी कि जो फर्टिलाइज़र्स या केमिकल फर्टिलाइज़र्स का हम यूज़ करते हैं उनको यूज़ करके हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें। सेकेंडली, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जिसमें कि हम ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं करते हैं। थर्ड है जेनेटिकली इंजीनियर्ड, या जिसमें कि हम मॉडिफाइड करते हैं उसके डीएनए को, उस तरीके से हम या उससे बेस्ड हम एग्रीकल्चर करें। नाउ व्हाट आर, ये जो तीनों के तीनों हमने देखे एग्रोकेमिकल। सबसे पहले हम देखते हैं जो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है उससे क्या हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था ये एक मूवमेंट था विच वाज लॉन्च्ड इन 1960। ठीक है, 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था ये मूवमेंट लॉन्च हुआ था और इसने क्या किया था कि फूड प्रोडक्शन को 3 टाइम्स इंक्रीज़ किया था। ओके, अब इससे क्या हुआ, द इंक्रीज्ड यील्ड हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग रीज़न। ये आखिर इंक्रीज रीज किसके कारण आई कि इन्होंने वहाँ पर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय इम्प्रूव्ड और हाइब्रिड वेराइटीज़ के क्रॉप प्लांट्स यूज़ किए, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जैसे इरिगेशन का यूज़ किया, यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया। और ये जो एग्रोकेमिकल्स का जब इन्होंने यूज़ किया तो इम्प्रूवमेंट यील्ड का हुआ, दैट इज़ रेप्लेनिशिंग द सॉइल विद द डिप्लीटेड न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स की कमी सॉइल में हो रही थी उसको रेप्लेनिश हुआ एग्रोकेमिकल से। सो देयर वाज नो डेफिशिएंसी ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो एग्रोकेमिकल बेस्ड जो एग्रीकल्चर था उसके ये फ़ायदे हुए। सबसे पहला इसको हम पॉइंट्स के वाइज में देखेंगे तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था इट वाज टोटली एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर विच वाज लॉन्च्ड इन 1960, जिसने कि फूड प्रोडक्शन को 3 टाइम्स इंक्रीज़ किया। और ये 3 टाइम्स इंक्रीज़ किस तरीके से हुआ, इन कारणों से हुआ। पहला कि दे यूज्ड इम्प्रूव्ड और द हाइब्रिड वेराइटीज़। सेकेंडली, better management practices like irrigation. Third, use of agrochemicals, fertilizers and pesticides, जिसके कारण सॉइल जो थी it was replenished with the depleted nutrients, so there was no deficiency of the essential nutrients, and controlling also the losses caused by the पेस्ट एंड द डिजीज़। इसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह का जो था वो भी यूज़ कराया गया, जिसके कारण जो पेस्ट से होने वाले डिजीज़ या पेस्ट के कारण जो नुकसान हो रहा था वो भी कंट्रोल किया जाने लगा। ये पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस तरीके से छिड़काव किया जा रहा है। अब देखिए लोगों ने अपने आप को कैसा कवर किया है, इसका मतलब है कि उन एग्रोकेमिकल का नुकसान है। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, या उन एग्रोकेमिकल का क्या नुकसान है। एग्रोकेमिकल्स जो थे एक तो कॉस्टली थे इसे फॉर द इंडियन फार्मर्स। दूसरा, लॉन्ग टर्म जब हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं
तो इसके कारण क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है और सॉइल धीरे धीरे अनकल्टिवेबल हो जाती है इन द लॉन्ग रन। लंबे समय तक अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो सॉइल जो है हमारी अनकल्टिवेबल या बंजर हो जाती है। और पेस्टिसाइड्स, जिसका कि आपने उसके बारे में क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, बायोमैग्नीफिकेशन के बारे में। पेस्टिसाइड्स जो होते हैं ये अगर हम सब्जियां वगैरह जो हैं इनमें जब डलता है और अगर इसको प्रॉपरली वॉश वगैरह नहीं किया जाता है तो ये पेस्टिसाइड्स के जो रेसिड्यूज़ हैं ये हमारी फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको खाता है उसके फूड चेन में पेस्टिसाइड्स जो हैं वो एंटर कर जाते हैं। चूँकि ये पेस्टिसाइड्स जो होते हैं इनका कोई मेटाबॉलिज्म बॉडी में नहीं होता है, इसीलिए ये मैग्नीफाई होते रहते हैं, यानी कि दिस इज़ कॉल्ड एज बायो मैग्नीफिकेशन। वो पेस्टिसाइड्स या वो केमिकल्स जो हैं हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, दे कॉज डिजीज़ इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। और यही बायो मैग्नीफिकेशन के कारण कई सारी बीमारियां जो हैं कई ऑर्गेनिजम्स में होने लगती हैं। तो ये जो थे दिस आर द डिसएडवांटेज ऑफ द एग्रोकेमिकल। ओके, now next method which we saw in conventional agriculture practices, it was organic agriculture. As with the realization of the problems of agrochemical, now we have been forced to follow the organic agriculture. जैसे ही पता पड़ा कि किस तरीके से एग्रोकेमिकल्स का नुकसान हो रहा है तो जो है अब पब्लिक दे हैव स्विच्ड ओवर टू द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जिसमें कि ये बायोमैग्नीफिकेशन न हो, ये केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर से हम बच सकें। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है मेक्स द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर जैसे खाद है, मैन्योर है, इसका यूज़ किया जाता है, कंपोस्ट है, दिस टाइप ऑफ मैन्योर्स का यूज़ करके जो एग्रीकल्चर किया जाता है, या वर्मी कंपोस्टिंग है, दैट मीन्स वी आर यूजिंग सम ऑर्गेनिजम्स इन द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तो ऑर्गेनिज्म का यूज़ या उसके प्रोडक्ट्स का यूज़, दिस इज़ कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। इसमें बायो फर्टिलाइजर्स अभी हम देखेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स एंड वर्मी कंपोस्टिंग, these are some of the practices followed in organic agriculture। लेकिन अब क्या है कि इन सब का यूज़ तो करके ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इट इज़ वेरी गुड, नो डाउट, लेकिन दिस बायोपेस्टिसाइड्स एंड वर्मी कंपोस्टिंग जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये इंक्रीज नहीं कर रहे हैं यील्ड को इतना ज़्यादा, ठीक है। दैट इज़ वाई जो ट्रेमेंडसली हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है उसको ये फीड करने में सक्षम नहीं है दिस ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ठीक है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हमें किसी रूप से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन इट इज़ अनेबल टू फीड द ट्रेमेंडसली ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। नाउ व्हाट टू डू? Now comes the next method, that is genetically engineered crop based agriculture. So plants, bacteria, fungi and animals जिसके कि जीन्स को हम अल्टर करते हैं या मैनिपुलेशन करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जीएमओ कहते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर हम जीन्स में कोई अल्ट्रेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, या किसी भी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाले प्लांट्स के क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला ये, दे मेक द क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू द एबायोटिक स्ट्रेसेस लाइक कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट एंड हीट, ठीक है। इस तरीके के क्रॉप्स क्या करते हैं, उस क्रॉप को जो एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं, जैसे एबायोटिक स्ट्रेसेस कौन से हो गए, कोल्ड है, ड्रॉट है, सैलिनिटी मतलब सॉल्ट है, थर्मल हीट है, इन सब जो ऐसे स्ट्रेसेस अगर प्लांट को आते हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ गई या सूखा पड़ गया, बहुत तेज़ ठंड है,
या सॉइल में नमक ज़्यादा है, तो इस तरीके के जो स्ट्रेसेस आते हैं उनके लिए क्रॉप में रेजिस्टिविटी होती है। किस में? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में। दूसरा, दे रिड्यूस द रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स। जो हम किसी पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, उन पेस्टिसाइड्स का जो है यूज़ हम कम से कम करें। उसके लिए पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स जो हैं उनको डेवलप किया गया बाय दिस जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स। देन हेल्प्ड टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। जो इंसेक्ट्स वगैरह के कारण अगर लॉसेस होते हैं, यानी पूरा का पूरा फल पक गया है उसके बाद जो लॉसेस होते हैं उसको हम कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, तो उसको भी रिड्यूस करता है। वो कई कीड़ों से हो जाते हैं, जैसे टिड्डी, अभी हमने सुना था कि टिड्डी दल इकट्ठे बहुत सारे आते हैं और पूरे के पूरे खेत को ख़त्म कर देते हैं, तो उसको कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो इसको भी रिड्यूस करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। देन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द मिनरल यूजेस बाय द प्लांट्स। सॉइल में जो मिनरल्स प्रेजेंट है उनका मैक्सिमम या उनका एफिशिएंसी के साथ यूज़ जो है वो ये प्लांट्स करें। और फिर कुछ ऐसे प्लांट्स बनाए जिसमें कि उन्होंने न्यूट्रिशनल वैल्यू को ही बढ़ा दिया, जैसे कि ऐसा राइस बनाया जो कि विटामिन ए से एनरिच्ड है। मतलब कि उन्होंने क्रॉप की जो है न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो हैं उसको इंक्रीज़ किया। द प्लांट्स शो रेजिस्टेंस टू डिजीजेस एंड पेस्ट एंड देयर बाय द लॉसेस फ्रॉम दीज आर प्रिवेंटेड। तो इस तरीके से जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, इन्होंने इनमें डिजीज़ेस के लिए और पेस्ट के लिए और लॉसेस के लिए क्या है, रेजिस्टिविटी होती है। ओके, नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। वेरी फर्स्ट वी विल सी द बीटी कॉटन। देखिए बीटी कॉटन बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझेंगे। बीटी कॉटन, देखिए नाम कैसे पड़ा है, सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया। देखिए ये बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, उसकी जो कुछ स्ट्रेन्स हैं, ठीक है, उसकी कुछ जो टाइप्स हैं वो क्या करती हैं, वो एक तरह का प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं। व्हाट दे डू, दे प्रोड्यूस अ सर्टन टाइप ऑफ प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या करते हैं, दे किल सर्टन इंसेक्ट्स। कौन से इंसेक्ट्स, ये टाइप है इंसेक्ट का, दैट इज़ द लेपिडोप्टेरॉन्स। ठीक है, तो ये जो, अब ध्यान से सुनिए, बीटी जो नाम इसको पड़ा है बैसिलस thuringiensis के ही कारण इसको ये नाम बीटी पड़ा है। ओके, अब ये बीटी क्या है कि कुछ जो स्ट्रेन्स हैं किसके, बैसिलस thuringiensis के, ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ क्रिस्टल प्रोटीन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर टॉक्सिक टू सर्टन इंसेक्ट पेस्ट। कुछ जो इंसेक्ट पेस्ट रहते हैं उसके लिए ये नुकसानदायक है, उसके लिए ये टॉक्सिक होते हैं, जैसे डिप्टेरॉन्स, कोलियोप्टेरॉन्स एंड लेपिडोप्टेरॉन्स। इस तरीके से टोबैको बर्ड वॉर्म्स या आर्मी वॉर्म्स भी इनको बोलते हैं। कोलियोप्टेरॉन्स बीटल्स होते हैं और डिप्टेरॉन्स जो हैं फ्लाइज और मॉस्किटोज होते हैं। तो बैसिलस thuringiensis it forms a protein crystal during a particular phase of their growth। ठीक है, ये जो बैसिलस thuringiensis है ये अपने ग्रोथ फेज के दौरान एक प्रोटीन के क्रिस्टल्स बनाता है। ठीक है, दिस क्रिस्टल कंटेन्स अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। इस बैसिलस thuringiensis में जो ये प्रोटीन के क्रिस्टल्स हैं ये क्या हैं, इसमें कुछ ये जो क्रिस्टल्स हैं इसमें इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होते हैं। इंसेक्टिसाइडल यानी कि इंसेक्ट को ख़त्म करने वाले जो हैं ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन्स जो होते हैं ये उस इंसेक्ट के, उस बैसिलस के अंदर जो है ये प्रोटॉक्सिन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सो दीज प्रोटीन्स दे आर प्रेजेंट इन द इनएक्टिव और द प्रोटॉक्सिन फॉर्म। लेकिन जैसे ही ये किसी इंसेक्ट
की गट के अंदर जाते हैं, ठीक है। जब इंसेक्ट इसको खाता है तो क्या करता है, ये एक्टिव टॉक्सिन में चेंज हो जाता है। एक्टिव टॉक्सिन में कैसे चेंज हो जाता है, क्योंकि जो इंसेक्ट के जो गट है, एलिमेंट्री कैनाल में जो गट वाला पार्ट है, उसका पीएच कैसा है, वो एल्केलाइन है। तो उस एल्केलाइन पीएच के कारण ये जो प्रोटॉक्सिन था, जो ये इनएक्टिव टॉक्सिन था, ये इंसेक्ट के एलिमेंट्री कैनाल में जहाँ पर कि एल्केलाइन पीएच है, वहाँ पर ये एक्टिव टॉक्सिन में चेंज हो जाता है, ठीक है। इतना और समझ लीजिए एक बार और, बीटी कॉटन, ठीक है। बीटी कॉटन का मतलब है बैसिलस thuringiensis, ठीक है। यहाँ पर बीटी वर्ड जो है ये बैसिलस thuringiensis वर्ड से लिया गया है। तो कुछ स्ट्रेन्स जो होती हैं बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis की, ये क्या करती हैं, ये कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये इनको हम क्राई प्रोटीन्स भी कहते हैं। क्राई प्रोटीन्स इसलिए क्योंकि ये क्राई से ही वर्ड CRY लिया गया है, बिकॉज ये प्रोटीन्स जो हैं ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं और ये प्रोटीन्स दे आर टॉक्सिक, ये टॉक्सिक होते हैं कुछ इंसेक्ट पेस्ट के लिए। इंसेक्ट पेस्ट का मतलब है कि जो कि प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। ऐसे इंसेक्ट, ऐसे कीड़े जो कि तो कीड़े ही हैं, ये कीड़े के पूरे स्पीशीज डिफरेंट टाइप के टाइप्स हैं ये इंसेक्ट्स के, डिप्टेरॉन्स, कोलियोप्टेरॉन्स एंड लेपिडोप्टेरॉन्स। तो लेपिडोप्टेरॉन्स में आते हैं टोबैको बॉलवर्म्स, जो टोबैको बर्ड वर्म्स, आर्मी वर्म्स। कोलियोप्टेरॉन्स में आते हैं बीटल्स और डिप्टेरॉन्स में आते हैं फ्लाइज और मॉस्किटोज। तो ये बैसिलस thuringiensis क्या कर रहे हैं, ये कुछ क्रिस्टल प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं अपनी लाइफ साइकिल के दौरान। और ये जो क्रिस्टल प्रोटीन्स होते हैं, इस क्रिस्टल प्रोटीन्स के अंदर टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और ये प्रोटीन क्या है, जब तक बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर हैं ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे ही ये अल्कलाइन पीएच में पहुंचते हैं इंसेक्ट की गट के, ये एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये हैं ये वर्म्स। अब ये जैसे ही एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, तो ये एक्टिवेटेड जो टॉक्सिन है, जो क्रिस्टल प्रोटीन का जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है, ये क्या करता है, ये मिडगट की जो एपिथेलियल सेल्स हैं, मिडगट किसका, उस इंसेक्ट का, ठीक है, वो इंसेक्ट की जो एपिथेलियल सेल्स है मिडगट के अंदर प्रेजेंट है, वहाँ पर क्या करते हैं, ये कुछ उसके एपिथेलियल सेल्स में पोर्स बना देते हैं, उसमें छेद कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो सेल जो होती है स्वेल हो जाती है, सूज जाती है। और स्वेल होने से क्या होगा, वो फट जाएगी, उसका लाइसिस हो जाएगा और वो इंसेक्ट की जो डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्ट करता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये एक्ट करता है। ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन ने क्या किया, जैसे ही पहले तो इनएक्टिव फॉर्म में था, जैसे ही ये इंसेक्ट के मिडगट में आया, उसका अल्कलाइन पीएच होने के कारण ये एक्टिवेटेड फॉर्म में हो गया। जैसे ही एक्टिवेटेड फॉर्म में हो गया, ये मिडगट की एपिथेलियल सेल्स के में इसने क्या किया कि उसकी सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स बनाना स्टार्ट कर दिया, और जिसके कारण स्वेल जो हो गई, सेल जो थी वो स्वेल हो गई, फूल गई, और उसके बाद वो फट गई, उसका लाइसिस हो गया और धीरे से उस इंसेक्ट की डेथ हो गई। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ दिस टॉक्सिक। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स जो होते हैं, दे वेर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis। अब यहाँ पर इसको प्लांट में कैसे, हमने प्लांट को, कॉटन प्लांट को हमने किस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाई किया, ठीक है। उस हमने देखा कि उस कॉटन प्लांट को या टोबैको प्लांट को किस तरीके से वो जो लेपिडोप्टेरॉन्स या डिप्टेरॉन्स या कोलियोप्टेरॉन्स किस तरीके से उसको नुकसान पहुंचा रहे थे। तो यहाँ पर इन्होंने उन प्लांट्स को ही क्या कर दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया कि उसके अंदर अब इन्होंने क्या किया, अब इसको फिर से ध्यान से देखिए। मैन हैज़ आइसोलेटेड द जीन्स इनकोडिंग दिस प्रोटीन्स फ्रॉम दिस बैक्टीरियम। मैन ने क्या किया कि ये जो जीन्स थे जो कि उस बैक्टीरिया में प्रेजेंट थे, जो कि इस प्रोटीन को बना रहे थे, कौन से प्रोटीन को बना रहे थे, क्राई प्रोटीन्स को बना रहे थे। किसके अंदर बना रहे थे, बैक्टीरियम के अंदर बना रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, उस बैक्टीरिया के अंदर से उस जीन्स को क्या किया, आइसोलेट कर दिया, ठीक है। कौन से जीन्स को आइसोलेट किया,
क्राई प्रोटीन या क्रिस्टल प्रोटीन के जीन्स को आइसोलेट कर दिया फ्रॉम द बैक्टीरिया और उसको किसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, इन द क्रॉप प्लांट्स के अंदर उसको डाल दिया। अब ये क्या हुआ, अब इस प्लांट्स के अंदर ऐसे प्रोटीन्स बनने लग गए। ठीक है, सच क्रॉप प्लांट्स दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द प्रोटीन्स इन देयर सेल्स। अब क्या हो गया, जैसे ही अब इंसेक्ट इन सेल्स को खाएगा तो उसके अंदर फिर ये प्रोटीन्स जाएंगे और उसी तरीके से एक्शन होगा। ठीक है, सो specific Bt toxin genes they were isolated from Bacillus thuringiensis and genetically transferred to several plants such as cotton। तो इसी तरीके से जो भी ये जीन्स थे उनको इन्होंने क्या किया, आइसोलेट करके जो भी रिस्पेक्टिव प्लांट्स थे उसके अंदर डाल दिया। तो क्रिस्टल प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ जीन्स। ठीक है, ये जो क्रिस्टल प्रोटीन्स थे ये एक स्पेसिफिक जीन्स जिसको कि हम क्राई जीन्स कह रहे हैं, किसके अंदर प्रेजेंट है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस के अंदर। उसके अंदर ये क्रिस्टल प्रोटीन्स क्राई जीन्स प्रोड्यूस करते हैं। द प्रोटीन्स कोडेड, अब ये देखिए ये एग्जाम में पूछते हैं, यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, ये क्राई 1AC क्राई 2AB, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट, रिमेंबर दिस वेरी प्रॉपरली। इसको ध्यान से देखेंगे आप कि द प्रोटीन कोडेड बाय द जीन्स क्राई 1AC एंड क्राई 2AB। ठीक है, क्राई 1AC और क्राई 2AB, AC एंड AB 1 2। ठीक है, इसको हम AB AC 1 2 से याद रखेंगे। ये क्या कर रहे हैं, दे आर कंट्रोलिंग द कॉटन बॉलवॉर्म्स। ये किसको कंट्रोल कर रहे थे, ये कॉटन बॉलवॉर्म्स को कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है ना। अब द प्रोटीन्स कोडेड बाय जीन्स क्राई 1AB कंट्रोल्स कॉटन बोरर। देखिए इसको ध्यान से, तीसरा वाला जो है क्राई 1AB, ये क्या कह रहा था, दूसरा प्लांट है कॉर्न बोरर, उसके जीन्स को कोड कर रहा था, ये कंट्रोल कर रहा था कॉर्न बोरर को। कौन से इंसेक्ट को, कॉर्न बोरर, जो कि स्टेम्स को क्या करते हैं, उसमें छेद कर देते हैं। ठीक है, सो कितने तरह के हो गए आपके, सबसे पहला हो गया क्राई 1AC एंड क्राई 2AB। तो क्या हो गया, वैसे तो आप देखिए कि सोर्स ऑर्गेनिज्म क्या है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बैसिलस थुरिंजिएंसिस से 3 तरह के क्रिस्टल प्रोटीन्स बनाने वाले जीन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, क्राई 1AC, क्राई 2AB एंड क्राई 1AB। इस तरीके के 3 जो क्राई जीन्स हैं इनको बैसिलस थुरिंजिएंसिस से आइसोलेट किया गया। द क्राई जीन्स कोड फॉर सर्टेन क्रिस्टल प्रोटीन्स दैट हैव BT टॉक्सिन। ठीक है, ये जो तीनों क्राई जीन्स हैं ये क्या करते हैं, इनमें स्पेसिफिक क्रिस्टल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि ये टॉक्सिन प्रेजेंट होता है। ये टॉक्सिन जो होता है इट इज़ टॉक्सिक for the insect pest and the genetically modified crops they show resistant to the insect pest। तो इस तरीके के जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गए जिसके के अंदर हमने ये जीन्स ही इनकॉर्पोरेट करा दिया, ये क्या हो गए, इनमें ये रेजिस्टिविटी आ गई फॉर द इंसेक्ट पेस्ट। हैंस द यूज़ ऑफ द केमिकल इंसेक्टिसाइड इट इज़ रिड्यूस्ड। तो इस तरीके से क्या हो गया कि जो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ फार्मर को करना पड़ रहा था इन इंसेक्ट्स को, किसको, कॉर्न बोरर, बॉलवॉर्म्स, इनको ख़त्म करने के लिए जो इंसेक्टिसाइड का यूज़ फार्मर को करना पड़ा था उसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, आई थिंक सो नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। सी ओवर हियर, ये कॉटन बॉलवॉर्म्स से किया हुआ नुकसान है। ओके, the cotton plants resistant to insect pests like lepidopterans have been raised through recombinant DNA technology using the genes for the bacterium Bacillus thuringiensis which produces BT toxins। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। The genes CRY1AC and CRY2AB encoding the BT toxin they have been isolated from the bacterium and incorporated into the cotton plant, and the genes code for the insecticidal crystal proteins that is ingested by the insect pest along with the plant parts, the inactive toxin, it is converted into its active form by the alkaline pH of the gut of the insect
और ये एक्टिव फॉर्म जो है ये टॉक्सिन ये क्या करता है, मिडगट के एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड करता है और उसमें पोर्स क्रिएट कर देता है, जिसके कारण स्वेलिंग होती है और सेल की लाइसिस होती है और इवेंचुअली जो इंसेक्ट पेस्ट है जिसको कि हम लेपिडोप्टेरॉन्स कह रहे हैं वो किल हो जाता है। दिस वाज ऑल विद दिस बीटी कॉटन और बीटी टॉक्सिन। Let us see the next one, nematode resistant tobacco plants. Now pest resistant plant की बात हम करेंगे, वहाँ हमने insect resistant plant की बात करी थी बीटी टॉक्सिन में। Now we will see the next one, that is nematode resistant tobacco plant. अब यहाँ पर क्या है कि हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की बात कर रहे हैं। बहुत सारे निमेटोड्स मतलब आपको पता होना चाहिए, दे आर द राउंड वर्म्स। निमेटोड्स क्या होते हैं, ये राउंड वर्म्स होते हैं। सेवरल निमेटोड्स ये क्या करें, दे आर पैरासिटाइज अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स। एंड यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, चूँकि तो यहाँ पर हम टोबैको प्लांट्स से रिलेटेड एक इन्फेक्शन की बात करेंगे। अब एक निमेटोड होता है, देखिए नाम ध्यान से देखिए, अ निमेटोड मेलोडिगाइनी इनकॉग्निशिया। दिस निमेटोड इट इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। ये जो निमेटोड होता है ये टोबैको प्लांट्स की जो रूट है उसको इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जिसके कारण जैसे ये टोबैको प्लांट में ये इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है कि देयर इज़ अ ग्रेट रिडक्शन इन द यील्ड। टोबैको के प्लांट में जो यील्ड होती है टोबैको की वो बहुत कम हो जाती है। अब यहाँ पर जो है इस इन्फेस्टेशन या इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, दैट इज़ कॉल्ड एज RNA इंटरफेरेंस। इस स्ट्रेटेजी को हम क्या कह रहे हैं, RNA इंटरफेरेंस। वैसे जो ये RNA इंटरफेरेंस होता है, इट अकर्स एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस इन ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन सब में ये टेक्नोलॉजी जो रहती है नेचुरली प्रेजेंट होती है सेल्यूलर डिफेंस के रूप में। अब इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक मैसेंजर RNA। स्पेसिफिक मैसेंजर RNA यानी कि वो RNA जिसके कारण की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वो इन्फेक्शन हो रहा है या कोई सी भी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब RNA इंटरफेरेंस की बात है कि कोई RNA के कारण कोई प्रोडक्ट बन रहा है जो कि नुकसानदायक है। अब ये किसी बाहर का इन्फेक्शन से भी हो सकता है, तो उस मैसेंजर RNA को हमको क्या करना है, साइलेंस करना है। साइलेंस करना है मतलब कि उससे जो प्रोडक्ट बनना है वो न बने। वो साइलेंस तभी होगा क्योंकि मैसेंजर RNA कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अगर हम उस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को हम अगर डबल स्ट्रैंडेड कर देते हैं उसको RNA को, तो क्या होगा, उस RNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा और ये बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA। जैसे ही ये कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA बनेगा, ये RNA क्या होगा, जो स्पेसिफिक RNA है मैसेंजर RNA, ये क्या हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा। ओके। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री RNA हैं फॉर मेकिंग द डबल स्ट्रैंडेड RNA, ये कॉम्प्लीमेंट्री RNA से हम डबल स्ट्रैंडेड RNA किस तरीके से बनाएं, तो इट कम्स आइदर फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय RNA वायरसेस, या तो RNA वायरसेस का ही हम इन्फेक्शन करा दें प्लांट को, ठीक है, या फिर हम मोबाइल जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोजॉन्स, जो क्या करते हैं कि कोई भी अगर RNA इंटरमीडिएट उनको मिलता है तो ये मोबाइल जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं, ये डुप्लीकेट होते हैं, तो इनको हम ट्रांसपोजॉन कहते हैं। तो इनका यूज़ करके हम डबल स्ट्रैंडेड RNA का फॉर्मेशन करें, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री RNA जो है, द कॉम्प्लीमेंट्री RNA फॉर मेकिंग द डबल स्टैंडर्ड RNA, ओके, क्या है, देखिए इसको ध्यान से देखिए, इट इज़ नॉट एट ऑल वेरी क्लियरली गिवन इन योर NCERT। इसको आप ध्यान से देखेंगे कि एक मैसेंजर RNA जो भी किसी इन्फेक्शन के कारण या किसी पेस्ट के कारण जो है ये किसी प्लांट में आ रहा है,
तो उसके कारण कुछ प्रोटीन्स बन रहे हैं जो कि उस प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमको क्या करना है कि उसका जो मैसेंजर आरएनए है जो कि नुकसान पहुंचाने, ये जो टोबैको प्लांट में इन्फेक्शन कर रहा है, उस प्रोटीन का फॉर्मेशन हमको रोकना है। तो उस प्रोटीन का फॉर्मेशन हम तभी रोक पाएंगे जब हम उस मैसेंजर आरएनए को चुप कराएंगे। चुप कराएंगे मतलब हम उसको स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए क्या करेंगे, हम साइलेंस करेंगे, उसको चुप करा देंगे। हम उसको चुप कैसे कराएंगे, जब हम उस मैसेंजर आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में चेंज कर दें। तो वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कब होगा, जब उसके कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा आरएनए होगा। ठीक है, जैसे वही जीटी और एयू वाला। ओके, उस तरीके से अगर उस स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए में ए है तो ये दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जिसको कि हम लेकर आ रहे हैं, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, उसमें क्या होगा, यू ए होगा। अगर दूसरी तरफ यू है तो एक तरफ ए होगा। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए फॉर मेकिंग द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, इट कम्स आइदर फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय अ आरएनए वायरसेस। आरएनए वायरस मतलब समझ गए, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन का यूज़, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पर कि बैक्टीरियोफेज का यूज़ होता है। ओके या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जिसको कि हम ट्रांसपोजन कह रहे हैं, जिसकी जो कि कब रेप्लिकेट होता है, जब उसको आरएनए मिलता है। ठीक है, तो हम ये ट्रांसपोजन का यूज़ करके या इन आरएनए का यूज़ करके इनके आरएनए से हम क्या करेंगे, उस स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस कराएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द टेक्निक। यहाँ पर देखिए ये एक और स्टेप बताई गई है। अब द नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स जो होता है, दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एज अ वेक्टर। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक बैक्टीरिया का यूज़ कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स। ये टोबैको में जो इन्फेक्शन है ये किसके कारण हो रहा है, नेमेटोड के कारण हो रहा है। मतलब नेमेटोड में कोई ना कोई स्पेसिफिक जीन्स है जो कि उस टोबैको प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा है। तो हम उसी स्पेसिफिक जीन्स को क्या करेंगे, उसको हम होस्ट प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे। अब इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम किस वेक्टर का यूज़ करेंगे, अब ये याद रखिए, ये जो वेक्टर यूज़ किया जा रहा है, इट इज़ आइदर एग्रोबैक्टीरियम और द ट्रांसपोजोन। ठीक है, इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस नेमेटोड स्पेसिफिक जीन या डीएनए को हम इंसर्ट करा देते हैं इनटू दैट टोबैको प्लांट और द होस्ट प्लांट। जैसे ही हमने उस को इंसर्ट करा दिया, किसको, इस नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को, तो क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड का फॉर्मेशन हो गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन हो गया बाय द रेप्लिकेशन। और फिर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में आपको मालूम है क्या हो रहा है, आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर आरएनए दो तरह का बनेगा, एक सेंस और दूसरा एंटीसेंस। क्योंकि एक क्या है, एक तो खुद एग्रोबैक्टीरियम का ही था और दूसरी स्ट्रैंड कौन सी थी, जो हमने नेमेटोड स्पेसिफिक डीएनए लिया वो वाली थी। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हुई, आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। आरएनए जो हैं दोनों तरह के बनेंगे, सेंस आरएनए एंड द एंटीसेंस आरएनए। सेंस आरएनए एग्रोबैक्टीरियम वाला, एंटीसेंस जो है वो नेमेटोड स्पेसिफिक वाला। इस तरीके से दो आरएनए का फॉर्मेशन हो गया और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है उनकी। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, आप समझ गए। तो जब वो नेमेटोड इन्फेक्ट करेगा उस टोबैको प्लांट को, तो उनके अंदर हमने पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या कर दिया है, हमने आरएनए इंसर्ट करा दिया जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है किसके, अगर नेमेटोड ने उसका स्पेसिफिक जीन डाला तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी। बेस पेयरिंग हो गई तो क्या हो गया कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन हो गया इस तरीके से। ठीक है, फिर एक दूसरे होते हैं डाइसर्स। अब ये डाइसर्स क्या करेंगे, छोटे छोटे इंटरफेयरिंग आरएनए का, इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को छोटे छोटे आरएनए में डाइस कर देंगे, यानी कि काट देंगे उसको। देन गाइड एंड एंटी गाइड वाया रिस्क कन्वर्ट
एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे के सीधे इस निमेटोड आरएनए का क्या होगा, साइलेंसिंग हो जाएगी। जैसे ही निमेटोड आरएनए की साइलेंसिंग हो जाएगी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के फॉर्मेशन के कारण, तो क्या होगा, ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा और वो इन्फेक्शन रुक जाएगा इन द टोबैको प्लांट। तो क्या होगा, टोबैको प्लांट के अंदर पहले से ही हमने क्या दिया, निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स डाल दिए, वाया व्हाट, वाया एग्रोबैक्टीरियम और द ट्रांसपोजोन्स, ठीक है। तो the nematode specific genes, they were introduced into the host plants using the agrobacterium as a vector, ठीक है। इसको इस तरीके से एंट्री कराई कि अब यहाँ पर सेंस और एंटीसेंस दोनों ही आरएनए का फॉर्मेशन होस्ट में हो गया। ये सेंस और एंटीसेंस का क्या मतलब हो गया, सेंस मतलब वो जो कि निमेटोड का है, एंटीसेंस वो जो कि एग्रोबैक्टीरियम का, जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है। तो सेंस एंड द एंटीसेंस जो हैं ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो क्या कर लेंगे, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। चूँकि एक ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बने हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, इससे जो आरएनए बनेंगे ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो ये आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण क्या करेंगे, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन कर देंगे। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, दे बाइंड टू एंड प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए। अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या करेगा, ये बाइंड करेगा किससे, उस स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए से, और क्या करेगा, ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करेगा। कॉन्सिक्वेंटली क्या पैरासाइट जो है वो उस ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट, अब ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने उस टोबैको प्लांट को ट्रांसजेनिक बना दिया, उसके अंदर जेनेटिक मैनिपुलेशन कर दिया है। तो इसके कारण हमने उस प्लांट को क्या कर दिया है, उस निमेटोड के लिए हमने उसको प्रोटेक्ट कर दिया है। ठीक, आ गया समझ में, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा आप। निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स और द डीएनए, ठीक है, इसको एंटर करा दिया हमने किस में, एग्रोबैक्टीरियम में, या वाया ट्रांसपोजोन इनटू द प्लांट, प्लांट के अंदर हमने उसको एंट्री करा दी उसकी, ठीक है। तो प्लांट के अंदर जैसे ही जाते हैं तो ये होस्ट के साथ मिल जाते हैं ये डीएनए, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है ये बन गए रेप्लिकेशन के थ्रू। ये प्लांट के अंदर हो रहा है, निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स जो हैं अब ये टोबैको प्लांट में इंसर्ट करा दी गई है वाया एग्रोबैक्टीरियम और द ट्रांसपोजोन्स। डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है रेप्लिकेशन के बाद, ये हमने मॉलिक्यूलर वाले बेसिस में वाले चैप्टर में पढ़ा है। रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनते हैं। अब यहाँ जो आरएनए दोनों ही तरह का बन गए, सेंस और एंटीसेंस। अब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण क्या होगा, इनकी बेस पेयरिंग हो गई, बेस पेयरिंग होने से डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन हो गया। देखिए यहाँ पर ये एक समझिए कि निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स है, ठीक है, ये निमेटोड स्पेसिफिक डीएनए है, ठीक है, इतना। हम वही जो हमने पहले कहा था कि हम एक डिज़ायरेबल जीन को सेपरेट कर लेते हैं और इसको हमने इस वेक्टर की मदद से, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की मदद से हमने प्लांट के अंदर डाल दिया, ठीक है। यह आ गया इन द टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट में क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए में आपको मालूम है इस तरीके से यहाँ पर है, ठीक है, जिसमें एक क्या है, एक तो नॉर्मल प्लांट की हो गई और दूसरी जो है ये वाली है निमेटोड स्पेसिफिक है, ओके। तो इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड आरएनए से जो क्या है यहाँ पर हमने देखा सेंस और एंटीसेंस दोनों बन गए। अब ये दो अलग अलग आरएनए बन गए, चूँकि यहाँ ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो यहाँ पर भी क्या है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का फॉर्मेशन हो गया। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इस तरीके से निमेटोड स्पेसिफिक आरएनए है ये, और यहाँ पर भी पहले से एक आ गया है, तो इस तरीके से ये क्या करेगा, ये इसके साथ डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आरएनए जो निमेटोड से जो आरएनए आएगा वो साइलेंस हो जाएगा और वो अपना इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। सो इन योर पार्ट सिर्फ आपको एग्ज़ाम में अगर आता है बच्चों तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, ये आरएनए इंटरफेरेंस का ये वाला पार्ट, ठीक है। सो बाय हार्ट लर्न दिस पार्ट।
तो निमेटोड स्पेसिफिक टोबैको प्लांट्स पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स होते हैं ये। सेवरल निमेटोड्स दे पैरासाइट्स, ये वाला जो पार्ट है ये आप इसके निमेटोड का नाम, ये टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है। स्ट्रेटेजी आरएनए इंटरफेरेंस वाली है। आरएनए इंटरफेरेंस ये नेचुरल मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस होता है और ये क्या करता है, ये साइलेंसिंग करता है स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए की बाय द फॉर्मेशन ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दैट बाइंड्स एंड प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ द मैसेंजर आरएनए। जो दूसरा मैसेंजर आरएनए निमेटोड का आएगा उसको क्या करेगा, उसके साथ ये बाइंड हो जाएगा और उससे मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन ये नहीं होने देगा। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आया वो कहाँ से आया है, ये मैंने पहले ही बताया आपको। ये एग्रोबैक्टीरियम से भी आता है या इन्फेक्शन किसी वायरस के थ्रू जिसके के अंदर आरएनए जीनोम हो या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोजोन के वाया ये आते हैं। ठीक है, सो दीज आर द वेक्टर्स जो कि इसको टोबैको प्लांट्स के अंदर डालने में हेल्प करेंगे, किसको, निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को। ये देखिए, ये टोबैको प्लांट में इस तरीके से पूरा का पूरा इन्फेक्शन फैला देते हैं। वी हैव सीन दिस, पूरा का पूरा निमेट स्टेप्स देख लिए हमने। नाउ लेट अस सी द फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो। अब ट्रांसजेनिक जो टोमेटो वैरायटीज़ होती है इसमें कुछ डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ होती हैं। ये जो सबसे मेन क्वालिटी क्या है कि दे रिमेन फ्रेश एंड रिटेन देयर फ्लेवर मच लॉन्गर देन अदर नॉर्मल वेराइटीज़। ये काफ़ी लंबे समय तक क्या होती है, फ्रेश रहती है और नॉर्मल वेराइटीज़ के कंपैरिजन में ये काफ़ी लंबे समय तक क्या रहती है कि इनका फ्लेवर जो है वो रिटेन रहता है। एंड दे हैव एन इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स। आजकल आप देख रहे हैं जो बड़े बड़े से टमाटर आ रहे हैं उसके अंदर जो वो गूदा वाला पोर्शन है, यानी कि वो सॉल्युबल सॉलिड्स जो है वो ज़्यादा है और टेस्ट जो है वो भी सुपीरियर है। अब क्या होता है यहाँ पर, आखिर ट्रांसजेनिक क्रॉप में इनने क्या किया जो ये फ्लेवर सेवर वैरायटी को बनाया। देखिए, बहुत ही इजी चैप्टर है ये, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो ईजिली यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इस टोमेटो के प्लांट को ट्रांसजेनिक बनाने के लिए द एक्सप्रेशन ऑफ अ नेटिव टोमेटो जीन दैट कोड्स फॉर द एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। ठीक है, यह एंजाइम को ध्यान रखिए, कौन सा एंजाइम है, पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज एंजाइम। ये एंजाइम जो है जो नेटिव टोमेटो में जो था ये प्रेजेंट था। नेटिव टोमेटो यानी कि जो नॉर्मल जो वैरायटी आती है टोमेटो की जो कि इजीली जल्दी ख़राब हो जाती है या जिसकी फ्लेवर जो है जल्दी ख़त्म हो जाता है, वो जो है वो उसको ख़त्म करने के लिए एक जीन जो था वो प्रेजेंट था जो कि कोड कर रहा था कौन से एंजाइम को, पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज के। अब इन्होंने क्या किया कि उस एंजाइम के एक्सप्रेशन को ही क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ठीक है, हैज़ बीन ब्लॉक द एंजाइम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द पैक्टीन ड्यूरिंग द फ्रूट राइपनिंग। जब फल पकता है तो उस समय क्या होता है, उसकी जो सेल वॉल होती है इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, वो गलेगी तभी जो फल है वो गलना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो गलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पैक्टिन के डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। ठीक है, अब ये एंजाइम को जो कोड करने वाला जीन था उसमें ही इन्होंने क्या किया, मैनिपुलेशन कर दिया। तो इन द एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम, जब ये एंजाइम ही एब्सेंट होगा पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज नाम का, तो क्या होगा, फ्रूट राइपनिंग और सॉफ्टनिंग क्या होगी, इट विल बी डिलेड, और वो जो फ्रूट होगा वो काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश रहेगा फॉर लॉन्गर पीरियड्स। So this is called as the flavor saver variety of tomato. Now biotechnological application in medicine. बायोटेक्नोलॉजी जो है कि इसने मास प्रोडक्शन में सेफ़ और ज़्यादा इफ़ेक्टिव थेराप्यूटिक ड्रग्स का जो है फॉर्मेशन करना इजी किया है।
At present around 30 recombinant therapeutic approved जो हैं वो ह्यूमन यूज़ के लिए अप्रूव किए गए हैं. ओके, so the recombinant DNA technology, it has been used in the production of safe and more effective therapeutic drugs. The recombinant therapeutics do not induce the unwanted immunological responses that are commonly observed with similar products isolated from non-human sources. ठीक है ना, जो नॉन ह्यूमन सोर्सेज से कई इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम आती थी या उसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती थी, नॉन ह्यूमन सोर्सेज से अगर हमने कोई प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, तो इसके लिए क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने ऐसे सेफ प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन किया है. और एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स दे हैव बीन अप्रूव्ड फॉर द ह्यूमन यूज़, of which 12 are being marketed in India also. So production of therapeutics like human insulin, gene therapy, molecular diagnostic, that is for the early detection of the infection or cancer, and stem cell therapy, they are some application of biotechnology in the field of medicine. Now let us see insulin, genetically engineered insulin. अब देखिए, बार बार एक डायबिटीज़ पेशेंट को जो है रेगुलर इंटरवल्स में इंसुलिन लेना पड़ता है. ठीक है, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ जो है वो ऑनसेट पे अगर रहती है तो बार बार दे हैव टू टेक द इंसुलिन. तो पहले जो था ये इंसुलिन कैटल्स या स्लॉटर्ड पिग्स वगैरह से जो था वो यूज़ लिया जाता था. दे वर यूज्ड एज द सोर्स फॉर द इंसुलिन. अब ये जो इंसुलिन चूँकि दूसरे ऑर्गेनिजम्स या नॉन ह्यूमन सोर्सेज से लिया जाता था, तो दे कॉज्ड सर्टन एलर्जीज इन सम पेशेंट्स. अभी नाउ लेट अस सी. तो अब ये पेशेंट्स में जब एलर्जी हो रही थी तो फिर इसके बाद क्या किया, नए तरीके से इन्होंने इंसुलिन का फॉर्मेशन स्टार्ट किया जो कि नॉन ह्यूमन सोर्सेज से नहीं था. इट वाज द सोर्स यूज्ड बाय द ह्यूमन ओनली. ठीक है, सो लेट अस सी अबाउट द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक जो ह्यूमन होता है उसके इंसुलिन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है. दिस इज़ अगेन अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. देखिए, वन बाय वन हर एक टॉपिक आ रहा है. जैसे हमने वहाँ पर पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए आपका नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को लिया, फिर हमने वहाँ पर बीटी टॉक्सिन को लिया, यहाँ पर हमने आरएनए इंटरफेरेंस लिया, और अब हम ले रहे हैं इंसुलिन का. तो इस तरीके से हर एक का बेटा एक एक पैराग्राफ का जो है इसका आंसर बनता है. इसको लर्न कर लीजिए और एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आता ही है. एनी रीज़न दे में आस्क. या ह्यूमन इंसुलिन का स्ट्रक्चर जो है किस तरीके से, इस पे भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं. तो अच्छे से ध्यान से आप ह्यूमन इंसुलिन का जो है स्ट्रक्चर को देखिए. Each human insulin, it consists of 2 short polypeptide chains, chain A with 21 amino acids and chain B with 30 amino acids. तो चेन A में क्या थे, 21 अमीनो एसिड्स हैं और चेन B में 30 अमीनो एसिड्स. देखिए, दिस इज़ चेन A ब्लू कलर की जो दिखाई दे रही है, एंड दिस इज़ चेन B 30 अमीनो एसिड्स के साथ बनी हुई है आपकी चेन B, और 21 अमीनो एसिड जो हैं दे आर प्रेजेंट इन चेन ए. तो चेन ए जो है छोटी है, चेन बी जो है वो बड़ी है, इस तरीके से. और जो हैं दे वन मोर एक्स्ट्रा चेन दैट इज़ देयर, दैट इज़ कॉल्ड एज द सी पेप्टाइड. ओके, तो ये एक प्रो ह्यूमन इंसुलिन की हम बात कर रहे हैं, या ह्यूमन इंसुलिन का स्ट्रक्चर है. फिर से देखिए, ईच ह्यूमन इंसुलिन इट कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, ए और दूसरी बी. ओके, चेन ए विथ 21 अमीनो एसिड्स एंड चेन बी विथ 30 अमीनो एसिड्स. ये जो चेन ए और बी हैं ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. देखिए, ये एस एस लिखा हुआ है यहाँ पर, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, इस तरीके से.
इंसुलिन सिंथेसाइज्ड इन द पैनक्रियाज, जो इंसुलिन हमारे पैनक्रियाज में बनती है वो किस फॉर्म में है? प्रो हार्मोन के फॉर्म में है। प्रो हार्मोन इसलिए क्योंकि अभी ये मैच्योर इंसुलिन नहीं है, इसीलिए इसको हम प्रो हार्मोन कह रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट इज़ हैविंग अ एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड एज द सी चेन। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा चेन है जो कि सी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, और जब ये मैच्योर होती है इंसुलिन, तब ये सी पेप्टाइड क्या होता है? रिमूव हो जाता है। ठीक है, जब ये देखिए, ये आपका प्रो इंसुलिन है, दिस इज़ प्रो इंसुलिन। ओके, दिस इज़ द प्रो इंसुलिन। यहाँ देखिए लिखा हुआ प्रो इंसुलिन। इसमें क्या है कि ए चेन भी है, बी चेन भी है और सी चेन भी है। जब ये क्या होगा? मैच्योर होगी। ओके, दिस इज़ द मैच्योर इंसुलिन। अब इसमें क्या होगा? जब ये मैच्योर होगी तो सिर्फ ए और बी चेन ही पॉलीपेप्टाइड जो हैं ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे, और ये जो फ्री सी पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये अलग हो जाएगा। कि ये जो पूरी की पूरी सी पेप्टाइड चेन है ये सेपरेट हो जाती है। तो क्या मतलब हुआ कि मैच्योर इंसुलिन में सिर्फ आपकी ए और बी चेन ही प्रेजेंट है, सी चेन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। तो नो यूज़ ऑफ सी पेप्टाइड देन। अब 1983 में क्या हुआ? एली लिली नाम की एक अमेरिकन कंपनी है, इसने क्या किया? इसने 2 डीएनए सीक्वेंसेस बनाई। ठीक है, 2 सेपरेट डीएनए सीक्वेंसेस बनाई, जो कि कैसी थी? एक जो थी वो ए जैसी थी और दूसरी जो थी वो बी जैसी थी। चूँकि सी की ज़रूरत ही नहीं है तो सी क्यों बनाए? ओके, तो इन लोग ने सेपरेटली, इस कंपनी ने, इस अमेरिकन कंपनी ने 2 डीएनए की सीक्वेंसेस बनाई, ए एंड बी, और उसको क्या किया? ये कहाँ से लाई? ए और बी चेन जो थी ना, ये ह्यूमन इंसुलिन की थी, इसको ह्यूमन बीइंग से निकाला था। ओके, कोई एनिमल से नहीं लिया, और इसको डाल दिया इनने प्लाज्मिड के अंदर ऑफ ई कोलाई। और अब जब प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया तो ये प्लाज्मिड क्या थे? हमको पहले ही बताया था। ठीक है, दे आर द क्लोनिंग वेक्टर्स। अब ये क्या करेंगे? इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे। किसकी? इस इंसुलिन की। ओके, मतलब ए चेन अलग से बनेगी, बी चेन अलग से बनेगी। सो चेन ए एंड बी दे आर प्रोड्यूस सेपरेटली, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड। फिर इनको क्या करते हैं? इन दोनों ही चेन्स को सेपरेटली जो बनी है इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं और इनको कंबाइन कर देते हैं। किससे कंबाइन करते हैं? बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। और क्या बन जाता है? हमारी ह्यूमन इंसुलिन, मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन। नाउ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में ही हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, दैट इज़ जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू क्योर द हेरिडिटरी और द जेनेटिक डिजीज़। अगर कुछ पता है, पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा ये पता लग गया कि कोई कपल है, उनको कोई हेरिडिटरी डिजीज़ उनकी आगे ऑफस्प्रिंग में हो सकती है, तो उसको अर्ली स्टेजेस में ही क्योर करना जो है, इट इज़ कॉल्ड एज जीन थेरेपी। अब यहाँ पर क्या है? जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट द डिजीज़। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि जीन्स को ही उस पर्सन की बॉडी में इंसर्ट करा दिया उस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो सबसे पहला जो क्लिनिकल जीन थेरेपी जो थी, इट वाज गिवन इन 1990। 1990 में सबसे पहली जो थी ये जीन थेरेपी दी गई थी टू अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल। सिर्फ 4 साल की बच्ची को ये दिया गया था। ठीक है, विथ एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी। वो बच्ची को क्या थी? कौन से एंजाइम की कमी थी? एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी थी। अब ये एंजाइम जो है, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है, कौन सा एंजाइम? एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। It is necessary for the
फंक्शनिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब अगर ये ADA जो है वो नहीं होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ADA एडिनोसिन डीएमिनेज, जब ये अगर नहीं बन रहा है ये एंजाइम, तो क्या होगा, टॉक्सिक डीऑक्सी एडिनोसिन इज एक्यूमुलेटेड। तो क्या होगा, जो टॉक्सिक डीऑक्सी एडिनोसिन है ये बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेगा एंड डिस्ट्रॉय द इन्फेक्शन फाइटिंग इम्यून सेल्स कॉल्ड एज द T सेल्स एंड द B सेल्स। ये हमने पढ़ा है। T सेल्स और B सेल्स क्या होती हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम की सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अगर ये ADA एब्सेंट होगा तो बॉडी में क्या एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन जो है वो एक्यूमुलेट होने लग जाएगा एंड डिस्ट्रॉय द इन्फेक्शन फाइटिंग इम्यून सेल्स कॉल्ड एज द T सेल्स एंड द B cells. This disorder it is caused due to the, अब ये disorder क्यों होता है, due to the deletion of the gene for adenosine deaminase। जो जीन एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज बना रहा था, इस एंजाइम, ये जो एंजाइम है ये क्रोमोसोम नंबर 20 पे ये जीन प्रेजेंट है जो कि एडिनोसिन डीएमिनेज बना रहा है। तो ये चीज़ याद रखिए, क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 20। इस क्रोमोसोम नंबर 20 पे क्या है कि एक जीन जो है, जो किसके लिए है, वो जीन एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने के लिए वो जीन प्रेजेंट है। कौन से एंजाइम को बनाने के लिए, एडिनोसिन डीएमिनेज को बनाने के लिए एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन इस डेफिशिएंसी वाले डिजीज्ड व्यक्ति में क्या होता है कि ये जो जीन है वो डिलीट हो जाता है। जब ये जीन डिलीट हो जाएगा तो उसकी बॉडी में ADA की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ADA मतलब एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन जो है वो एक्यूमुलेट होने लगेगा और बॉडी के इम्यून सेल्स T सेल्स और B सेल्स को ख़त्म करने लगेगा, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए क्या होगा कि ये एंजाइम ADA इट इज़ एसेंशियल फॉर इन फंक्शनिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब द डेफिशिएंसी, अब इस तरीके की अगर डेफिशिएंसी है तो किस तरीके से उसको ठीक किया जाता था इन द ट्रेडिशनल वे, यानी कि जो पुराने मेथड थे उसमें किस तरीके से इस डेफिशिएंसी को ट्रीट किया जा रहा था। पहला तो था बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और दूसरा था कि बार बार उस एंजाइम को बॉडी में रिप्लेस किया जाए, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू इस एंजाइम को बॉडी में पहुंचाया जाए, ठीक है। तो ये दो मेथड जो थे जो पहले ट्रेडिशनली यूज़ किए जाते थे इस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए। अब जो है जीन थेरेपी यूज़ की जा रही है फॉर ADA डेफिशिएंसी। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इसको ध्यान से, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट। समझिए कि एक पेशेंट है, उसकी बॉडी में ADA की डेफिशिएंसी यानी कि वो 20 नंबर वाले क्रोमोसोम में वो जीन एब्सेंट है जो कि एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को बना रहा था। उस पेशेंट की बॉडी से हमने क्या किया, कुछ लिम्फोसाइट्स को आइसोलेट कर दिया फ्रॉम द ब्लड, फिर इसको ग्रो किया कल्चर मीडियम में बाहर, और कल्चर मीडियम में ग्रो करने पे क्या किया, एक कॉम्प्लीमेंट्री DNA का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA क्या है, इट इज़ द DNA दैट इज़ मेड बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द मैसेंजर RNA, ठीक है। मैसेंजर RNA का जब हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो मैसेंजर RNA से क्या होगा, DNA का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पर क्या किया इनने कि जो लिम्फोसाइट्स आइसोलेट किए थे उस पेशेंट की बॉडी के अंदर से, उसके अंदर इन्होंने फंक्शनल DNA को इंसर्ट करा दिया। फंक्शनल DNA को इंसर्ट करा दिया मतलब कि वो DNA को इंसर्ट करा दिया जिसके अंदर क्या था कि वो
एंजाइम को बनाने वाले जीन प्रेजेंट थे। ठीक है। सो द पेशेंट, अब इस तरीके से क्या होगा कि उसके लिम्फोसाइट के अंदर ये रेट्रोवायरस को यूज़ करके जो है इसको एंट्री कराते हैं। रेट्रोवायरस में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। जब डीएनए से, उस डीएनए के अंदर क्या है, उस एंजाइम को बनाने वाला जीन प्रेजेंट है उस डीएनए के अंदर। अब उस डीएनए में जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। तो ये आरएनए क्या होगा, इस आरएनए से वो एंजाइम जो है उसका फॉर्मेशन होगा या उस प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। कौन से वाले प्रोटीन का, एडीए का फॉर्मेशन होगा। सो द पेशेंट इट रिक्वायर्स, अब इस तरीके के मेथड में क्या है कि बार बार इस WBC को क्या कराना पड़ेगा, इंसर्ट कराना पड़ता है बॉडी के अंदर, क्योंकि WBC जो है वो इमॉर्टल नहीं होती है, उनका एक अपना लाइफ स्पैन होता है। सो द फंक्शनल ADA कॉम्प्लीमेंट्री DRNA इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल। अब ये बार बार कराने की बजाय अब नया मेथड क्या यूज़ किया गया है, दैट इज़ द कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही क्या हो गया कि इन्होंने इसको एंट्री करा दिया। किसको एंट्री करा दी, इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की एंट्री करा दी इनटू द सेल्स एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। तो इससे क्या हो गया, ये क्योर जो है ये परमानेंट हो गया, क्योंकि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में क्या होगा, नए WBCs का फॉर्मेशन होता रहेगा, तो उसके साथ साथ जो है ये ADA वाले जो जीन्स उसमें नए नए बनते जाएंगे। तो फंक्शनल ADA complementary DNA it is introduced into the cells at the early embryonic stages only. So this is the permanent cure. Okay. Now let us see the next application, that is molecular diagnostics. Molecular diagnostic का मतलब हो गया कि early detection of the diseases. It is not possible by the conventional method. जो पुराने ब्लड सैंपल को ले आओ या यूरिन सैंपल को ले आओ, तो उसमें क्या होता था कि किसी भी डिज़ीज़ का जो है अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, उसमें टाइम लगता है। मतलब कि इट इज़ नॉट गिविंग यू द प्रायर, यानी कि जल्दी नहीं बताएगा आपको बीमारी, जब काफ़ी हद पार कर जाती है उसके बाद ये डिटेक्शन हो पाता है इन द कन्वेंशनल मेथड। लेकिन ये मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में क्या है कि आपको जल्दी ही कोई बीमारी अगर हो रही है तो उसके बारे में आपको जल्दी पता लगाया जा सकता है। तो ये जो है टेक्निक्स यहाँ पर जो यूज़ की जाती हैं, अब ये देखिए ये एग्ज़ाम में पूछते हैं, व्हाट आर द मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स टेक्निक्स। ये मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक जो प्रैक्टिसेस या टेक्निक्स हैं वो कौन सी हैं। तो पहला है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, दूसरा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तीसरा है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। These three techniques, these are called as the molecular diagnosis techniques. इसमें क्या होता है कि early detection of the disease it is possible. कौन कौन सी, recombinant DNA technology, polymerase chain reaction and enzyme linked immunosorbent assay. These are the three molecular diagnosis techniques. ये देखिए PCR है, ये हमने पढ़ लिया था। इसमें क्या है कि काफ़ी कम क्वांटिटी में भी अगर हमको किसी सेल को चेक करना है तो काफ़ी कम कंसंट्रेशन में भी अगर बैक्टीरिया या वायरस होगा तो वो किसी सेल में अगर प्रेजेंट है तो वो एम्पलीफाई करके हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द PCR। तो इस तरीके से भी हम कोई अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसका भी पता लगा सकते हैं। PCR जो है इट इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल टू डिटेक्ट द स्पेसिफिक जीन्स जो कि चेंज हुआ है इन द कैंसरस पेशेंट, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी ये बहुत यूज़फुल है, यानी कि हम कैंसर को भी काफ़ी अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। देन कम्स द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। देखिए रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हम देख चुके हैं। अब इसमें क्या है कि सिंगल स्टैंडर्ड DNA और द RNA विच इज़ टैग्ड विद द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। मतलब हमको पता है कि कोई सा रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इसलिए कह रहे हैं या उसको हम प्रोब इसलिए बोल रहे हैं वर्ड, क्योंकि हमको वो हमारा डिज़ायर्ड DNA का मॉलिक्यूल है जो कि टैग्ड है। हमको पता है कि इसकी हमको कॉपीज़ करनी है, इसकी हमको मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए,
तो दिस इज़ द डिज़ायरेबल पार्ट, तो दैट पार्ट इट इज़ ओनली अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन। ये हम देख चुके हैं लास्ट चैप्टर में। तो इट इज़ डिटेक्शन बाय यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। अब यहाँ पर क्या है, द क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन, यानी कि जिसमें रिकॉम्बिनेंट जीन होगा उसको ही क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री या उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाने दी जाती है। तो ये यहाँ पर क्या है कि एक फोटोग्राफिक फिल्म में जो है जिसमें कि म्यूटेटेड जीन आ गया है वो फोटोग्राफिक फिल्म में दिखाई देता है। तो ये जो टेक्निक है इट इज़ कॉल्ड एज यूजिंग द डिटेक्शन बाय यूजिंग द क्लोन ऑफ द डीएनए, यानी कि जो हमने डीएनए बनाया है जिसमें कि ये हमारा टैग्ड डीएनए है या जिसको कि हम प्रोब कह रहे हैं, जो कि हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है, उसको डिटेक्ट करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है इट इज़ कॉल्ड एज ऑटो रेडियोग्राफी। इसमें क्या हो रहा है कि हम जो फोटोग्राफिक फिल्म है उस पर देखेंगे कि द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल नॉट बी एबल टू कम ऑन द या विल नॉट बी अपीयरिंग ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म में क्या होगा कि जो म्यूटेटेड जीन या जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं आएंगे, फोटोग्राफिक फिल्म में जो है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं वो आएंगे। तो दिस मेथड इट इज़ कॉल्ड एज द ऑटो रेडियोग्राफी। नेक्स्ट इज़ द एलिसा टेक्निक। दिस टेक्निक इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। आपको पता है कोई भी इन्फेक्शन होता है दैट इज़ ड्यू टू द एंटीजेंस, और इस एंटीजेंस के बिहाफ पे क्या बनते हैं हमारी बॉडी में, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। और एंटीबॉडीज़ किसी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ ही होते हैं। तो इन्फेक्शन बाय पैथोजेंस, अगर हमारी बॉडी में कोई अगर एंटीबॉडी बन गया है इसका मतलब है कि उसका एंटीजन हमको पता पड़ जाएगा। तो इन्फेक्शन बाय द पैथोजन इट कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द एंटीजेनिक प्रोटीन। एंटीजेनिक प्रोटीन का क्या मतलब हो गया, दैट इज़ द एंटीबॉडीज़, और बाय द प्रेजेंस ऑफ द एंटीबॉडीज़। होस्ट सेल की बॉडी में अगर कोई एंटीबॉडी बन गई है, एंटीबॉडी बनी है किसी एंटीजन के लिए, यानी कि किसी बीमारी फैलाने वाले एंटीजन के लिए बनी है एंटीबॉडी, ठीक है। तो वो अगर होस्ट सेल के अंदर वो एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो पता पड़ जाता है कि कौन सा एंटीजन है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। ओके, सी ओवर ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई सबस्ट्रेट है और एंजाइम है। इस तरीके से यहाँ पर प्राइमरी एंटीबॉडी, जैसे ही कोई सबस्ट्रेट आया तो फिर एंजाइम से ही क्या होगा, प्रोटीन्स यानी कि एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ द प्राइमरी एंटीबॉडी। तो हम क्या कर सकते हैं, उस एंटीजन को बॉडी में डाल के देख सकते हैं, अगर एंटीबॉडी उसकी प्रेजेंट होंगी तो वो पता पड़ जाएगा कि ये बीमारी उसको है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज द एलिसा टेक्निक। तो दिस टेक्निक इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, रिमेंबर दिस। तो क्या हो गया इस एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे में कि यूजिंग कन्वेंशनल मेथड क्या हो रहा था, हम अर्ली डायग्नोसिस पूरा एड्स हो जाता था, काफ़ी लंबे समय तक भी हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो बाय द टाइम द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ डिसअपियर द कंसंट्रेशन ऑफ द पैथोजन इज़ वेरी हाई। तो जब हमको इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं किसी डिजीज़ के, तब तक वो जो पैथोजन या वो जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसका कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा या पेशेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। लेकिन इस एलिसा टेक्निक से क्या है, द प्रेजेंस ऑफ द पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड when its concentration it is low and the symptoms have not appeared, hence early treatment of this cure it is possible. And ELISA it is used routinely for the detection of the HIV
इन्फेक्शन, ये देखिए ये भी याद रखिएगा। PCR it is also used to detect the HIV infection, and PCR it is also used to detect mutation in the genes in suspected cancer patients, and ELISA it is used routinely for the detection of the HIV infection. Now see the transgenic animals. तो एनिमल्स जिसमें कि एलियन डीएनए प्रेजेंट है, जिस तरीके से जीएमओस थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, उसी तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स भी होते हैं। तो वो एनिमल्स जिसमें कि एलियन डीएनए है और वो एलियन डीएनए या जो फॉरेन डीएनए है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एनिमल्स को हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। तो रीजंस फॉर क्रिएशन ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स, आखिर ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों बनाए जा रहे हैं, इनको क्यों क्रिएट किया जा रहा है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड द डेवलपमेंट क्या है इसकी। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं दे आर स्पेसिफिकली डिज़ाइंड टू अलाउ द स्टडी ऑफ, इनको क्यों बनाया जा रहा है, जिससे कि किस तरीके से जीन्स अपना वर्क कर रहे हैं, हाउ द जीन्स दे आर रेगुलेटेड, उसकी स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है कि जीन्स किस तरीके से रेगुलेट कर रहे हैं, या जीन्स बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग में किस तरीके से अपना इफ़ेक्ट जो है वो डाल रहे हैं, एंड किस तरीके से ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, या इंसुलिन वगैरह किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, उसको भी वो पहले एनिमल पे कर देखा गया। सो द एनिमल्स मेड ट्रांसजेनिक टू नो द बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट एंड रिजल्ट। तो जो भी एप्लीकेशंस बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करने हैं उनको पहले क्या किया कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे यूज़ करा गया, जिससे कि उसका बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट और रिज़ल्ट जो है उसको देख सकें। स्टडी ऑफ डिजीज़, ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं उनको डिजीज़ की स्टडी करने के लिए भी यूज़ किया गया, जैसे दे आर डिज़ाइन टू अंडरस्टैंड हाउ द जीन्स दे कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज़ लाइक कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिमेटाइड आर्थराइटिस एंड एल्जाइमर्स। इन डिजीज़ को भी स्टडी करने के लिए जीन्स किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, उसका डेवलपमेंट जीन्स का किस तरीके से होता है और वो डिजीज़ कैसे डेवलप होती हैं, ये सब को देखने के लिए जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे इनको स्टडी किया जाता है। ये देखिए ये एक हेल्दी ब्रेन है, ये एक अल्जाइमर्स ब्रेन है। नेक्स्ट कम्स कि इनका एक और यूज़ कर रहे हैं फॉर टेस्टिंग ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। कई ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं उनका यूज़ जो है ह्यूमन इंटरेस्ट के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन, इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट एम्फीसेमा। देन प्रोटीन्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलक्यूटिनेरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। ट्रांसजेनिक रोजी काउ जो है इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन रिच्ड मिल्क। ठीक है, एक ट्रांसजेनिक काउ है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ट्रांसजेनिक काउ रोजी जो है ये जो मिल्क प्रोड्यूस कर रही थी, इट वाज अ प्रोटीन हाईली प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, और इसके पर लीटर में 2.4 ग्राम्स जो है ह्यूमन अल्फ़ा लैक्ट एल्ब्यूमिन इट वाज प्रेजेंट, जिसके कारण इट वाज more protein enriched milk because it was containing 2.4 gram per liter of human alpha lacto albumin। ये याद रखिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये देखिए ट्रांसजेनिक माइस, ये माउस चूहा सफ़ेद वाला। देन नाउ सी टू टेस्ट द वैक्सीन सेफ्टी, देखिए बेचारों के ऊपर कितना अत्याचार है। द ट्रांसजेनिक एनिमल्स और द माइस दे आर क्रिएटेड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन्स बिफोर दे आर यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स। जनरली मंकीज आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज़। नाउ ट्रांसजेनिक माइस में रिप्लेस मंकीज फॉर दिस पर्पज़। माइस आर यूज्ड टू टेस्ट द पोलियो वैक्सीन। देखिए कि जो भी वैक्सीन्स बनती हैं
वो ह्यूमन बीइंग के लिए सेफ़ है या नहीं है। तो उनकी सेफ्टी को चेक करने के लिए पहले ह्यूमन बीइंग में यूज़ करने से पहले उनको माइस पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आजकल जो है पहले मंकीज़ पे यूज़ कर रहे थे, तो अभी माइस ने रिप्लेस कर दिया है मंकीज़ को, और माइस पे पोलियो वैक्सीन की भी टेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट कम्स टू टेस्ट द केमिकल और द टॉक्सिन सेफ्टी। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं किस तरीके से जो ये जीन्स दैट मेक देम मोर सेंसिटिव टू द टॉक्सिन, ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स रहते हैं इनमें इस तरीके से इनको बनाया जाता है कि इनके बॉडी के अंदर अगर कोई भी जीन्स या कोई भी केमिकल जाता है तो ये उसके प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं नॉर्मल जो नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स रहते हैं उसके कंपैरिजन में। व्हेन दे आर एक्सपोज टू सर्टन, जैसे ही वो किसी टॉक्सिन से ये एक्सपोज होते हैं, उनके अंदर कोई टॉक्सिन जाता है, उसके डेवलपमेंट की स्टडी बहुत फास्ट शो करते हैं वो। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द ट्रांसजेनिक एनिमल फॉर टेस्टिंग टॉक्सिन सेफ्टी इज़ दैट द रिजल्ट्स ऑब्टेन इज़ लेस टाइम एंड अदर अवेलेबल मेथड। यहाँ पर हम टॉक्सिन सेफ्टी की जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत फास्ट देख सकते हैं दूसरे मेथड्स के कंपैरिजन में। एक और दूसरा यूज़ हो गया टू टेस्ट वैक्सीन सेफ्टी एंड टू टेस्ट द केमिकल और द टॉक्सिन सेफ्टी, क्योंकि कोई उसमें टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका एथिकल इश्यूज। अब एक कमेटी है GEAC, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ऐसे ही कोई ट्रांसजेनिक एनिमल नहीं बन जाता है जब तक कि जो GEAC है यानी कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है वो उसको सर्टिफाई नहीं करती है, ठीक है, या वो जब तक उसके लिए परमिशन नहीं देती है। तो दिस इज़ अ सेटअप बाय इंडियन गवर्नमेंट विच विल मेक द डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द GM रिसर्च या जेनेटिकली मॉडिफिकेशन रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक सर्विसेज या मार्केट में लाने से पहले यहाँ पर से ही इसी कमेटी से जो है वो डिसीज़न लिया जाता है रिगार्डिंग इट्स वैलिडिटी। और अब पेटेंट क्या होता है, वो तो हो गया एथिकल इश्यूज। देन अ पेटेंट इट इज़ द राइट ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू प्रिवेंट अदर्स फॉर द कमर्शियल यूज़ ऑफ हिज इन्वेंशन। अगर किसी कंट्री ने कोई इन्वेंशन किया है तो उसको उसका पेटेंट मिल जाता है। तो गवर्नमेंट वो राइट उस इन्वेंटर को प्रोवाइड करती है, उसको वो पेटेंट मिल जाता है, उसको अब कोई दूसरा उसका कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ दैट पर्सन और दैट इन्वेंटर। पेटेंट्स ग्रांटेड फॉर द बायोलॉजिकल एंटिटीज़ and for the products derived from them, these patents they are called as the bio patents। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए जो पेटेंट्स दिए जाते हैं उनको हम बायो पेटेंट्स कहते हैं। जैसे 27 वैरायटीज़ जो हैं बासमती की, वो उसका पेटेंट जो है वो इंडिया को मिला हुआ है, क्योंकि वो इंडिया में ही इंडिया की ही वो पेटेंट है या इंडिया में ही उसकी डिस्कवरी या इन्वेंशन हुआ है। Next comes the biopiracy. It is the term used to refer to the use or the exploit or patent of the biological resource by the multinational companies and other organizations। जब दूसरे organizations जो हैं किसी और कंट्री की चीज़ों का यूज़ या उसको एक्सप्लॉइट करें, it is called as biopiracy। So we can say that biopiracy, it refers to the unauthorized use of the bioresources and the traditional, जैसे हमारा आयुर्वेद का हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको अगर दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी या फॉरेन की कोई कंपनी उसका अगर यूज़ कर रही है तो उसको हम बायोपायरेसी के अंतर्गत लेते हैं। तो वी कैन से ओवर हियर कि बायोपायरेसी इट रिफर्स टू द अनऑथराइज्ड यूज़ of bioresources and traditional knowledge related to the bioresources for commercial benefit by certain organization
और मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट द प्रॉपर कंसेंट, मतलब उस कंट्री से परमिशन नहीं लिया, नहीं उसको कंपनसेटरी कोई पेमेंट दिया उसके लोगों को, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज बायो पायरेसी. So I think so all understood this chapter. So this was all with this fourth unit. You have completed fourth unit, student. Thank you so much. Subscribe this and like, and check the description box to the for giving you the important questions, notes, and attempt the quiz, students. That will be more helpful and make you more confident. In previous year questions are also given in my blog, so go through it. Thank you so much.